अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अब्दुल कयूम सिद्दीकी। मुल्क सियासी बहरान से आहिस्ता आहिस्ता एक बड़े आइनी और अदालती बहरान की तरफ सफ़र कर रहा है और आज जो 5 रुकनी बेंच था जिसने ये तय करना था कि क्या इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार है कि वो 30 अप्रैल की सदर मुमलिकत की ऐलान करदा तारीख जो कि पंजाब में इलेक्शन की तारीख थी उसको 8 अक्टूबर में बदल दें। ये सवाल 5 रुकनी बेंच के सामने था, मगर आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने समाअत के आगाज़ में ही कहा कि वो इस बेंच पे नहीं बैठ सकते, वो दस्तबरदार होते हैं और यूं बेंच टूट गया। बेंच टूटना बड़ी ही मामूल की बात है, मगर जिस किस्म के सियासी बहरान के दौरान और जिस किस्म के सियासी सवाल के सामने ये बेंच टूटा है उससे कुछ नया बहरान पैदा होने का भी खदशा पैदा हो गया है। कयूम सिद्दीकी साहब, आज के जो मामलात हैं उससे तो लगता है कि अब कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब एक नया बेंच तश्कील देंगे या उन्हीं 4 जजों को लेकर आगे चलेंगे, क्योंकि इसी दौरान बहुत से दूसरे सवालात भी पैदा हो गए हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने जिस वजह से बेंच से दस्तबरदारी का ऐलान किया है वो वजह भी सुप्रीम कोर्ट का एक और हुक्म है जो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जिनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी एक दूसरे कमरा अदालत में बैठे थे और फिर जस्टिस शाहिद भाई, उन्होंने ये कहा कि ये सो मोटो के अख्तियारात जो हैं चीफ जस्टिस जो हैं अकेले इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके कोई कवायद बनने चाहिए और इसलिए जब तक ये सो मोटो अख्तियारात का मामला हल नहीं होता तो तमाम सो मोटो कार्रवाइयाँ रोक दी जाएँ। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि मैं कल दूसरी अदालत में बैठा, मैंने ही ये फैसला किया है, तो आज मैं इस सो मोटो कार्रवाई का हिस्सा कैसे बन सकता हूँ। तो अब आपको क्या लग रहा है, अमीनुद्दीन खान ने तो अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अपने ऊपर ही इसको लागू कर लिया, मगर क्या चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल उस 3 रुकनी बेंच का फैसला मानेंगे जो जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में बना और उसने फैसला दिया कि सो मोटो की कार्रवाइयाँ रोक दी जाएँ? क्या लग रहा है कल जुमे के मुबारक दिन में क्या होने जा रहे हैं? जस्टिस अमीनुद्दीन ने एक बात तो वाजे कर दी कि एक जुडिशल ऑर्डर है, ठीक है। तो अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, कल आपने मुझसे सवाल किया था, आज मैं अब आपसे सवाल करता हूँ कि क्या ये जुडिशल ऑर्डर चीफ जस्टिस के ऊपर भी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर लागू होता है? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे नहीं होता तो फिर जुडिशल साइड पे कैसे होगा? होता तो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे है और अख्तियार एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशल ऑर्डर है और ये अख्तियार भी एडमिनिस्ट्रेटिव है जिसके बारे में ये जुडिशल ऑर्डर है। तो इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस पे भी लागू होता है और बेंच के दीगर अरकान पे भी लागू होता है, उसी तरह से जिस तरह जस्टिस अमीनुद्दीन के ऊपर लागू होता था। अच्छा मतीउल्लाह जान साहब, क्या किसी जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? फिर अगला सवाल मेरा आपसे ही है। अब ये तौहीन अदालत की कार्रवाई तो उससे चले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। आपको पता है कि 3 नवंबर 2007 को एक ऑर्डर आया था इमरजेंसी प्लस जनरल परवेज मुशर्रफ का और उसमें उन्होंने हेल्ड इन अबेंस कर दिया था जुडिशल विंग को, आइन मुअत्तल कर दिया था। तो उस वक्त एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर जारी हुआ था जो 7 जजेस का था, जिसमें पीसीओ से पर जजेस को हल्फ लेने से रोक दिया गया था। जजेस को भी, कोर कमांडर्स को भी, गवर्नमेंट जो इदारे थे। फिर उसके बाद आपको पता है जब अदलिया बहाल हुई, 9 जनरल मुशर्रफ के इकदाम गैर आईनी करार दिए, तो उन जजेस को जिन्होंने पीसीओ पर हल्फ लिया था उनको फारिग कर दिया गया था और साथ ही उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी जारी हुआ था। इफ यू रिमेंबर अब्दुल हमीद डोगर जो कि थे चीफ जस्टिस, और क्योंकि फिर उनको रिटायरमेंट थी और अगर तौहीन अदालत में फिर उन्होंने माफिया मांगी थी और पेंशन बचानी थी, ठीक है ना। अभी तो क्या हुआ था मतलब अगर हम पर्सपेक्टिव देखें, एक लीगल बैकग्राउंड देखें, तो उसमें ये प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद है। अब आ जाइए आज की सिचुएशन के ऊपर, अगर कल कार्रवाई होती है, अब ये देखना होगा कि जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो क्या व्यू लेते हैं अभी, क्योंकि जब आज एकदम से जब जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा तो चीफ जस्टिस एकदम उठ गए और उठ के चले गए और जस्टिस मंदोखेल जो हैं वो कुछ कहना चाह रहे थे,
तो उनको भी अब क्योंकि बेंच उठ गया तो वो इज्जत और वक़ार का, एहतराम का तकाजा था कि वो भी उठ जाते, ना चाहते हुए। ना चाहते। अब जो हमें कोर्ट एसोसिएट की तरफ से बताया गया वो यही बताया गया है कि जनाब माइनस अमीनुद्दीन साहब बेंच कंटिन्यू करेगा। अब मुझे तो समझ नहीं आती है क्योंकि इसके अंदर एक रिस्क इन्वॉल्व होगा। तो आपको देखते हैं ये अब क्या रिस्क, होगा। इस रिस्क के ऊपर मैं आपको रोकता हूँ यहाँ पे। अब वो रिस्क क्या है? ये एक रेस है कि कल अगर चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल आके बेंच पे बैठते हैं और वो प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है, तो वो प्रोसीडिंग फिर किसी वक्त भी वो समेट सकते हैं, या कोई इम्पोर्टेंट मरहला रहता है हियरिंग का या किसी को सुनने का, अभी तो वो बहुत किसी वक्त भी समेटी जा सकती है। देखें कल के दिन खत्म हो सकती है। देखें जो हमारा यानी कल का जो दिन था उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के अभी आर्गूमेंट्स मुकम्मल हो गए थे और शान गुल जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने अपने आर्गूमेंट मुकम्मल कर लिए थे। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने भी बोलना है, अभी रहते हैं, अटॉर्नी जनरल ने बोलना है। और फिर चीफ जस्टिस ने जब उनको कहा गया कि बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की पूरी क़यादत कमिटमेंट देने को तैयार है, तो उसके बाद फिर पॉलिटिकल पार्टीज उनका तो चले अभी तक ये है कि उन्होंने फरीक मुकदमा बनने की दरख्वास्त दी है, तो वो जब कबूल होगी तो फिर उनको सुना जाएगा। लेकिन सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, अब एक नई सिचुएशन है, अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या सूरत हाल होगी। तो लेकिन अभी मुकदमा इनकम्प्लीट है, इसीलिए 4 का बेंच रखा गया है ताकि ये कंटिन्यू करता रहे। अच्छा, अब मुझे बताएं कि अगर नया बेंच बनता या कोई नए जज साहिबान इसमें शामिल किए जाते तो फिर असर नौ समाज करना पड़ती है। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि अभी भी ये तय नहीं हुआ कि 4 का बेंच होगा। अभी भी उन्होंने ये कहा है कि अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे, और कोई भी ऐसा बेंच हो सकता है जिसमें अमीनुद्दीन खान नहीं होंगे। हाँ। तो ये भी हो सकता है कि कल 4 की बजाय अमीनुद्दीन खान साहब की जगह कोई नया जज आ जाए, 5 का ही हो जाए, या फिर लार्जर बेंच हो जाए, 7 का हो जाए, 9 का हो जाए, या फिर फुल कोर्ट भी हो जाए। सारी ऑप्शंस ओपन है। अभी तक कोई ऑप्शन क्लोज नहीं की चीफ जस्टिस ने। शायद अभी पूरा रात का टाइम है, आज उन्हें कोई जज मिला नहीं, वरना मुझे तो लगता है कि आज ही वो 5 जजेस का दोबारा बैठ के इस बात शुरू कर सकते थे, लेकिन कोई शायद तैयार नहीं हुआ या कोई दस्तयाब नहीं था, कुछ मसला हुआ ऐसा कि दोबारा बेंच नहीं तो बज़ाहिर जो है वो इस इनडिसाइसिवनेस के पीछे कौन सी वजह हो सकती है? वजह यही है कि आज फौरी तौर पर मतबादल जजा नहीं, वो मतबादल जुडिशियल ऑर्डर भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब वो देखना यह है कि जस्टिस मंदोखेल कल क्या करते हैं, और हमें नहीं भूलना चाहिए कि जस्टिस अतरमन अल्लाह और जस्टिस याहिया अफरीदी, इन दोनों के अभी तफसीली नोट वो फैसले आने हैं। वो तो एक दूसरा मामला है, वो 4-3 का मामला अभी तो उस पे छोड़ देना। लेकिन जस्टिस जमाल मंदोखेल इसी बेंच में ये मामला उठा रहे हैं और अलाइव है अभी भी ये मामला। जी हाँ, बिल्कुल। वो उसका तो आपके ख्याल में कल जस्टिस मंदोखेल बेंच पे बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, क्या कहते हैं आप? तज्जिया आ गया। मेरा ख्याल है कि शायद, जो मेरी सिक्स सेंस कहती है कि शायद वो ना बैठे। मेरे ख्याल में अगर 5वां जज आ गया तो फिर जस्टिस मंदोखेल सोचेंगे कि इसको थोड़ा आगे लेके चलते हैं, और फिर फैसला हो सकता है जस्टिस अतमन अल्लाह, जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट को एक मौका मिलेगा मैदान में आने का। मगर अगर 5वां जज ना आया और अगर सिर्फ 4 जज आए, हाँ। तो फिर ये एक अच्छा मौका होगा जस्टिस जमाल मंदोखेल के लिए, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ और तुसी तीनों आपस में जो तय करना है कर लो, वो जो पहले ही तय हुआ होगा शायद। और फिर अगर उन 3 के ऊपर फिर जस्टिस इजाजुल एहसन के ऊपर इल्जाम कह रहा हूँ एतराज आ गया, तो फिर क्या होगा? एतराज कौन करेगा उन तीनों पे? जब 3 पीछे रह जाएंगे तो ये तो पूरे बेंच पे ही फिर होगा ना कि यार वो अगर पहले ही 3-2 की अक्सरियत थी अगर, तो अब 3 ही रह गए, तो फिर अभी फिर फैसले समात की क्या जरूरत है? तो ये एतराज तो आएगा। और मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस के लिए ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी चीफ जस्टिस के लिए कि वो बेहतर या क्या ये ना होता मतीउल्ला जान कि आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो अपना कहते हैं एक फुल कोर्ट मीटिंग कर लेते हैं और उसके अंदर रूल्स बना लेते हैं, या जो प्रपोज्ड हैं उनके वाले से कुछ देख लेते हैं, कोई मामला इनिशिएट कर देते, तो एक तरफ ऑर्डर भी कंप्लाई हो गया होता। अब ये पता नहीं है क्योंकि इत्तलाआत जो हैं वो ये हैं कि शायद उसके बाद कुछ मखसूस जज साहिबान जो हैं वो उनकी काफ़ी देर तक मीटिंग रही है।
अब उसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें अभी तक इल्म नहीं है। अच्छा, ये फुल कोर्ट ना और शायद हाफ कोर्ट मीटिंग हुई। आपने देखा होगा कि एक जो पुराने अटॉर्नी जनरल थे जिस बैरिस्टर शहजाद इलाही, आज वो 2-3 मरतबा अता इलाही, आप अता का लफ्ज जो है ना भूलें। अच्छा चले, शहजाद बैरिस्टर शहजाद अता इलाही, जी जी, तो और इलाही का वो भी आए और गए और उनकी भी काफी मुलाकातें हुई। अब पता नहीं कि उन मुलाकातों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं वो हुकूमत का पैगाम लेकर गए थे या किसी और का। अब ये तो मफरूजा होगा ना मतीला जान, आपके जर्नलिस्टिक एथिक्स जो है वो ये कहते हैं कि मफरूजे की बुनियाद नहीं, पर कोई किसी बात और नहीं का करनी क्या है, चाहिए। मैंने नाम तो नहीं लिया, नहीं, किसी और का। किसी और का क्या मतलब, हो सकता है कि सलाम करने गए हो। हाँ ये भी, और अता बंदयाल साहब ने वालेकुम सलाम कह के उन्हें चाय पिला के भेज दिया। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि अटॉर्नी जनरल, जो मौजूदा अटॉर्नी जनरल है बैरिस्टर मंसूर उस्मान अवान, उन्होंने ज़ुबानी तौर पे चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, और उस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि हम इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। तो वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, और क्या कल अटॉर्नी जनरल दलाइल के दौरान दोबारा इस मुतालबे को दोहराएंगे, और अगर ये मुतालबा ना माना गया क्या अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे, या वो कहेंगे कि इसके बगैर मुझे इंस्ट्रक्शन नहीं है कि मैं कोर्ट की मजीद मामलत कर सकूं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि अटॉर्नी जनरल जो है वो रूल 27 के नीचे जो नोटिस है उसमें है, तो वो ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग फेडरल गवर्नमेंट। सुन लेना, बात सुन ले, क्योंकि इसमें जब आपको पता है जब इंस्ट्रक्शंस की बात आई थी तो उस पर उन्होंने कहा कि जी फेडरल गवर्नमेंट का क्या मौकफ है, ये फेडरल गवर्नमेंट देगी, मैं तो अदालत की मावनत जो है वो कर रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात भी बताऊं, फेडरल गवर्नमेंट का कौन है कि एक देखते हैं अभी कौन आता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कौन आते हैं। हो सकता है कोई और लॉयर आए, इरफान कादिर साहब भी वहां पे मौजूद होते हैं। इलेक्शन कमीशन में तो उनको नहीं करने दिया गया, तो हो सकता है कि इरफान कादिर साहब वो फेडरल बार-बार आए और बार-बार बेंच तोड़ के वापस आज भी बैठे रहे काफी देर वो कोर्ट रूम के अंदर जो है। ये उनकी वजह से तो नहीं बेंच टूट रहे नहीं, वो ये दूसरी मुख्तलिफ कॉजेज हैं। तो वो इसमें जो है तो अटॉर्नी जनरल का मुझे एक बात ये भी पता है, तो आपके ख्याल में हुकूमत से शायद ये भी कहा गया था कि अगर हमें कहा जाएगा कि किसी जज पे एतराज करो तो वो भी नहीं किया जाएगा अटॉर्नी जनरल ऑफिस की तरफ से। ये नहीं, वो तो उन्हें करने की जरूरत भी नहीं है। हाँ, एतराज जिन्होंने करना है वो तो फेडरल कौन कर सकता है। अगर फेडरल गवर्नमेंट कह रही है फुल कोर्ट बनाए, तो ये एक किस्म का एतराज ही है ना पूरे 5 रुकनी बेंच के ऊपर कि भाई आप मत सुने। एतराज नहीं है, इससे ज्यादा काबिल एहतराम तरीका क्या है किसी पे एतराज करने का? शायद वो ये कह रहे हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है जिसके ऊपर एक अगर पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठे, देखें क्योंकि मतीउल्लाह जान साहब एक बात तो तय है कि आइन 90 दिन के अंदर इंतखाब कराने का हुक्म देता है, तो वो 90 दिन जो हैं वो उनकी तो खिलाफ वर्जी तो हो रही है ना, और इसके अंदर बहुत सी टेक्निकलिटीज। मैं एक छोटी सी ब्रेक लूंगा करीम साहब, और ब्रेक के बाद सवाल ये पैदा होगा कि क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अब जिन्नी हालात में जो भी बेंच बनाएंगे, क्या उनके इस अख्तियार पे भी सवाल उठेगा? क्यों अगर फुल कोर्ट बनाएंगे तो फिर शायद कोई सवाल ना उठे क्योंकि सारे जजेस मौजूद होंगे। अगर फुल कोर्ट के अलावा कोई भी बेंच बनेगा तो उस पर सवाल तो फिर वही आएगा ना कि क्या ये जो बेंच बनाया जा रहा है नया, क्या ये जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले 3 रुकनी बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं? एक छोटी सी ब्रेक के बाद इस अहम नुक्ते पे भी बात करते हैं। चीफ जस्टिस के जिन अख्तियारात की वजह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को 5 रुकनी बेंच छोड़ना पड़ा, चीफ जस्टिस उमर बंदयाल को वही अख्तियारात अब दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेंगे एक नए बेंच की तश्कील के लिए। तो अगर ऐसे हालात में इस नए अख्तियारात के साथ जो नया बेंच बनेगा उसमें शामिल होने के लिए कयूम सदीकी साहब कम से कम शायद 6 जजेस तो इनकारी होंगे। वो कहेंगे नहीं क्योंकि वो सो मोटा अख्तियारात का मामला है। आप कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ 6 जजेस इनकारी होंगे? हो सकता है ज्यादा भी हों। हाँ। लेकिन फिर पीछे तो फिर हम ख्याल फिगर आपने कहाँ से निकाला? ये तो पहले हम ख्याल होगा ना। हम ख्याल का क्या मतलब अब देख जज होता है हम ख्याल हो या जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने तो फैसला दे दिया इस हवाले से कि ये तय होना बाकी है रूल्स के तहत चीफ जस्टिस के अख्तियारात। जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी ने भी इस सुओ मोटो के ऊपर एक वजह यह भी बताई गई थी कि इस सुओ मोटो अख्तियारात के इस्तेमाल के हवाले से
अभी कोई कवायद नहीं है, रूल्स नहीं है, और ये चीफ जस्टिस नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात हैं। 4 ये हो गए, और उसके बाद आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान और फिर काजी फाइजा, ये 6 हो गए। और 6 के अलावा भी कोई जज हो सकते हैं, यकीनी तौर पे हो सकते हैं, मगर इन 6 के अलावा जितने भी जजेस का आप बेंच बना लें, उसको क्या हम ख्याल बेंच नहीं कहा जाएगा? लेकिन उसके साथ फिर वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? ये भी सवाल गूंजता रहेगा, ये भी गूंजता रहेगा कि 4-3 वाला था कि भाई हम या 3-2 वाला था। जो उसकी पिटीशन है पीटीआई की, उसका जो सेकंड प्रेयर है वो तो वही है कि 1 मार्च का जो फाजिल अदालत का हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो रेलिवेंट होता चला जा रहा है, बार बार होता चला जा रहा है। मतीउल्लाह जहां साहब देखें, कल की जो हियरिंग है उसको अगर आप और ज़्यादा गौर से देखें, जितना भी मैं इसको डीपली सोचने की कोशिश करता हूँ, और जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब की तरफ से कहा जाता है कि इवन यह कहा गया कि फाइल मंगवा लें, तो आप ये देखें कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी ना करना, क्या ये जुडिशियल मिसकॉन्डक्ट के अंदर नहीं आ जाता है? और उसके बगैर अमल भी हो रहा है। मैं यही कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन ने अमल भी कर दिया। अगर मामला यहां पर चले गए तो फिर तो और कोई नया पंडोरा बॉक्स जो है वो कहीं ना खुल के आपके सामने आके खड़ा हो जाए। आप यहाँ से अंदाजा लगाएं कि कहाँ ये सियासी इख्तलाफात कम करने चले थे चीफ जस्टिस, और एक बाबा रहमते की मानद जो साकिब निसार साहब जिसके लिए मशहूर थे, वो एक जिरगा जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज करके सारे सियासतदानों से कह रहे थे कि आप एश्योरेंसेस दें, यकीन दहानियाँ दें कि माहौल साजगार होगा, एक दूसरे के दस्तगीरबानी होगी, सियासी दर्जा हरारत कम होगा। तो अब ये इलेक्शन वाला मामला तो मुझे लग रहा है पीछे चला गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट को बचाना जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। जिस किस्म के वाइब्स आ रही हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन एक बहुत बड़ी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंटरप्रिटेशन है उस हवाले से डिवीजन एक बहुत ज्यादा गहरी हो जाएगी, और फिर उस जो गहरी होती डिवीजन है वो कहां तक और किसको अपनी लपेट में ले सकती है। देखिए ना, मैं कल एक सीनियर कानूनदान है, उन्होंने अपना नाम जो है वो नहीं, उन्होंने कहा मैंने कहा मैं आपको कोट कर सकता हूँ कहीं, तो उन्होंने कहा नहीं मेरा नाम नहीं लेना आपने, लेकिन अच्छा कौन थे? सीनियर कानून सीनियर कानूनदान अच्छा सीनियर थे वो, ठीक है। तो उनका कहना था कि एक तो बात उन्होंने ये बड़ी सराहत के साथ की, उन्होंने कहा कि ये जुडिशियल ऑर्डर है और चीफ जस्टिस भी पर भी ये बाइंडिंग है, उसी तरह से जिस दीगर जजेस के ऊपर है, खासकर उनके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के ऊपर। तो उसके बाद उनका ये कहना था कि आप वो मुझे ले गए 97 के अंदर, जिसका कल आपने भी इशारा किया था। उन्होंने कहा कि जैसे सजाद अली शाह की अपॉइंटमेंट के हवाले से कुछ कानूनी नुकात थे, तो कोयटा के अंदर जस्टिस इरशाद हसन खान, जस्टिस खलीलुर रहमान और जस्टिस नासिर सलम जाहिद पर मुश्तमिल एक 3 रुकनी बेंच जो है उसने फैसला दे दिया था, और उस फैसले के बायस उसको अनल करने के लिए जब जस्टिस सजाद अली शाह जो हैं वो अपना एक नया बेंच बनाकर उसको जुडिशियल साइड के ऊपर ख़त्म करना चाहते थे, तो इस दौरान में सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी साहब और दीगर जज साहबान जो है वो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। आपको याद है 2 कॉज लिस्टें लगी थी, बिल्कुल सही, 2 चीफ जस्टिस, तो वो जो है मामला, और फिर उसके बाद जैसे सजाद अली शाह जो है उनको तौहन व करहन अपना छोड़ के तो जाना पड़ा था। तो मतीउल्लाह जान साहब, इसी तरह से जब ऑर्डर्स की बाइंडिंग की बात करें हम, तो आपको याद होगा जब कुछ यही जजेस के मामले के ऊपर जैसे सरमद जलाल उस्मानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर थे, जब जुडिशियल ऑर्डर आया कि ये जो जजेस के हवाले से किया गया है, तो उनको सुप्रीम कोर्ट से वापस सिंध हाई कोर्ट जाना पड़ा था जुडिशियल ऑर्डर की वजह से। सो जुडिशियल ऑर्डर की इतनी ज्यादा फोर्स होती है, आप ये देख लें। तो इसलिए मैं जो है सरमद जलाल उस्मानी जब एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में आए थे, उस बेंच के अंदर भी थे, और वो एडहॉक क्या था उनका, वो यही मामला था ना, अपॉइंटमेंट जिसके अंदर थी, जिसके बाद उन्हें वापस सिंध हाई कोर्ट में जाना पड़ा था, जुडिशियल ऑर्डर। और फिर पीसीओ के जजेस के खिलाफ जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग थी, सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग थी, और उसमें रिप्लाईज जमा हुई, उसमें माफिया मांगी गई। अब्दुल हमीद डोगर साहब जो कि चीफ जस्टिस रहे, और एक जायद बुखारी साहब शायद इस्तीफा दे गए, जी हाँ बिल्कुल, वो रिजाइन कर गया था, उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनको भी वापस जाना था, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था। तो आपके ख्याल में कोई अभी इन हालात में कोई अपनी कुर्बानी दे के इदारे को बचाने की कोशिश कर सकता है? देखिए मतीउल्लाह जहां साहब, मैं तो नहीं, ये अना का मसला बना लिया है, ये मेरा ख्याल है कि उसको जिद का मसला ज्यादा बना लिया, अना का मसला। लेकिन
ये बड़े खुशगवार तरीके से मामला हल हो सकते हैं। कोई आर नहीं है चीफ जस्टिस के ऊपर कि वो कहें कि अच्छा ठीक है। इतनी अर्जेंसी क्या है कि नहीं बिल्कुल मैंने ये आ गया तो जुमे को फैसला करना, तो इसमें अर्जेंसी क्या है? ठीक है, अब जस्टिस शाहिद वहीद ने भी जस्टिस काजी फाइज़ के ऑर्डर के ऊपर जो डिसेंटिंग नोट लिखा, मेरा ख्याल में वो भी बड़े तगड़ी राय है कि एक मामला उनके सामने नहीं था तो उन्होंने कैसे एडजुडिकेट कर दिया। लेकिन फिर आप आ जाइए, फिर गुलाम मोहम्मद डोगर के केस के अंदर इस आज खुद नोटिस लेने का मामला क्या उस बेंच के सामने था जिसके ऊपर आज खुद नोटिस लिया गया था? तो बात यह है कि यहाँ पे जस्टिस काजी फाइज़ के उसमें तो आ सकता है कि वो रूल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर जो है ना वो उसके ऊपर कर रहे हैं। इट्स वेरी बड़ा उसको ऑर्डर को पढ़े ना तो आपको बड़ा असल मसला ऐसा कयूम सदीकी साहब ये लग रहा है तो कि जो अदालती फैसले क्यों फुल कोर्ट बनाने पे गुरेजा हैं, ये बात है। इवन फुल कोर्ट मीटिंग से भी गुरेजा हैं कि आप 3 साल के अंदर पहले गुलजार साहब ने नहीं फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, फिर चीफ जस्टिस बदयाल ने नहीं बुलाई, को नहीं इकट्ठा कर सके और चाय की प्याली पे नहीं इकट्ठा कर ना सके, वो फुल कोर्ट बना रहे हैं और ना फुल कोर्ट मीटिंग लेकर रहे हैं। तो इसके अंदर आखिर ऐसा क्या छुपा हुआ है? ठीक, अच्छा अब ये जो गवर्नमेंट कानून बना रही है, एक तासुर ये है कि गवर्नमेंट तकसीम पैदा कर रही है जजों में, और फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि आइन में तरमीम की ज़रूरत है और ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार कम नहीं हो सकता। क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अख्तियार कम किया जा रहा है या वन मैन शो का अख्तियार कम किया जा रहा है? ये तो देखें, कहीं पे भी 184(3) की पावर्स को कर्टेल नहीं किया जा रहा, और जो कमेटी बन रही है तो उसकी सरबराही कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही करेंगे। वोट एक होगा उसका, हाँ वोट एक होगा, देखिए नहीं वोट एक होगा, हो सकता है 3 जज इकट्ठे हो जाए मतीला जहां साहब, वो तो बेंच में भी एक ही वोट होता है चीफ जस्टिस का, ठीक है ना। तो इसलिए लिहाजा कोई पावर कर्टेल नहीं की जा रही है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एक शख्स से लेके एक जज से। 176 जो है उसको पढ़ें आप, तो वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट की जो तारीफ करता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड अदर जजेस, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट की शूरा एक्ट के तहत इनकी तादाद का तयन हो, जैसा कि फेडरल गवर्नमेंट की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने की है कि प्राइम मिनिस्टर एंड द मेंबर्स ऑफ द फेडरल कैबिनेट मुस्तफा इम्पैक्ट। मैं तो अभी मतीला जान साहब, मेरा ख्याल है कि और मजीद जो है जुडिशल इस्लाहात के हवाले से जो है वो कानून साजी करनी चाहिए, जिसके अंदर मेरा ख्याल है जहां पर ये बात हो रही है वहां पे जुडिशल कमीशन के अंदर जो चीफ जस्टिस का एक वाहिद इख्तियार है कि वो नॉमिनेट करेगा जजेस एलिवेशन के लिए, उसको भी डाइल्यूट करना चाहिए, उसको भी 3 कमेटी बननी वैसे चाहिए। ये जो तहरीक इंसाफ ने एक स्टैंड ले लिया है कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम हो रहे हैं, तो यूं लग रहा है जैसे तहरीक इंसाफ बहुत दिलचस्पी रखती है कि चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल की सरबराही में ये जो 4 जज हैं या 4 रुकनी बेंच है यही उनका फैसला करे, और बाकी तो एक तरफ तो कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं है फुल कोर्ट का, मगर साथ ही कहते हैं कि ये चीफ जस्टिस के अख्तियारात जो है वो कम किए, सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात कम किए जा रहे हैं। तो वो तो उन्होंने सियासत करनी है ना कि जो हुकूमत ने कहना हमने उसकी मुखालफत करनी है। अच्छा, सदर मुमलिकत के पास कानून चला गया हाँ। नेशनल असेंबली से भी, सेनेट से भी मंजूर हो गया है सू मोटा अख्तियारात के कानून आज खुद नोटिस करने, ये अब सदर मुमलिकत के पास चला गया। आपके ख्याल में वो पास रखेंगे या इसको साइन कर देंगे? मेरा ख्याल है सदर मुमलिकत साइन कर देंगे। अच्छा, पास नहीं रखेंगे? अभी तक तो उनकी कोई रवायात अच्छी नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो माजी से काफी सबक सीख चुके हुए हैं। अच्छा, सदर मुमलिकत मेरा ख्याल कर देंगे, इस मरतबा बड़ी ग्रेस शो करेंगे वो। अच्छा हाँ, और अगर ना किए तो डिस्ग्रेसफुल हो जाएगा। तो मतलब है कि 10-15 दिन की तारीख हो जाए, ताखीर हो जाएगी, इससे ज्यादा और तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर याद रही ये वही सदर मुमलिकत हैं जिनको वफाकी वज़रा का हल्फ लेते वक्त जो है वो बीमार हो गए थे। आर्मी चीफ की तकर्री के वक्त क्या हुआ था? हाँ, उस वक्त तो फौरन कर दिया था। उस वक्त पेट जो है ना वो ज्यादा अच्छा हो गया था। बट एनीवे इस पे हम नहीं जाते। और अब असल सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये मामला जो है सुलझ जाएगा, कल तक मसला हल हो जाएगा? मतीला जान साहब देखें, मामला सुलझाने के लिए आपको सही डायरेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। क्या डायरेक्शन है? वही मैं फुल कोर्ट है ना, और उसमें ना किसी को चीफ जस्टिस के अख्तियारात पे एतराज होगा, ना बेंच बनाने की तश्कील पे, ना कोई ये इल्जाम लगेगा। और क्या उस फुल कोर्ट में जैसे ऐसा फैसला होगा जिसको पूरी कौम सपोर्ट करेगी? और क्या जैसे इजाजुल हसन, जैसे मज़ाहिर नकवी को लेकिन उससे पहले भी मतीउल्लाह जान साहब इवन फुल कोर्ट भी बैठेगा तो वो उस इख्तियार के तहत ही बैठेगा ना
जो कि Chief काजी Justice- फाइजा के ऑर्डर की सूरत के अंदर आ गया हुआ है। नहीं, लेकिन उस देखिए, पे फुल कोर्ट पे rules एतराज तो पिक एंड बनाने चूज ना- नहीं होगा ना, रूल्स तो बनाने होंगे पिक ना। एंड चूज नहीं हाँ, होगा वो कम से कम। एक शायद इस हवाले से ये इल्जाम नहीं लगेगा। हाँ। और उस तरह की वायलेशन नहीं लगेगी कि जो काजी साहब कह रहे हैं उसकी वायलेशन ऐसा नहीं हो, क्योंकि पूरी कोर्ट बैठ गई है, उसमें किसी को क्या है कि किस बेंच बना रहा है या नहीं बना रहा, या रजिस्ट्रार के साइन से बना या चीफ जस्टिस के साइन से। तो अमली तौर पे वो डी फैक्टो जो है वो कोई वायलेशन ऐसा तो इसका हल वही फुल कोर्ट है। फुल कोर्ट है। अब मुझे ये बताएं ना कि आपके ख्याल में अगर ये फुल कोर्ट बैठ भी जाता है तो उसके सामने सवाल क्या होने चाहिए? देखें उसके बाद फिर वो सामने आएगी बात 4-3 या 3-2? फिर 4-3 का है या 3 का है, क्योंकि जहां एक तरफ इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर चैलेंज किया गया है कि उसको वाइड एब इशू करार दिया जाए, वहीं पे सेकंड जो प्रेयर है उसके अंदर अब वो प्रेयर फिर वो सारे फैसले अमेंड भी हो जाए, वो सारे फैसले इनफेक्चुअस नहीं हो जाएंगे अगर उस मामले पे फुल कोर्ट बन जाती है? कौन से फैसले? ये जो 4-3 और 3-2 वाले हैं वो सारे खत्म हो, फिर फुल कोर्ट नए सिरे से तय नहीं करेगी। नहीं, वो अपने तौर पे अपनी जगह तो वो मौजूद रहेंगे ना फैसले, लेकिन अगर वो 3 और 4 का फैसला देखा जाए मतीउल्लाह जान से बार-बार मैं उसको एग्जामिन किया जा सकता है। हाँ, उसमें फिर एक बात ये भी है ना कि वो जिसमें कहा गया है कि ये इस किस्म के ये पॉलिटिकल थिकट में नहीं पड़ना चाहिए और पार्लियामेंट को खुद रिजॉल्व करना चाहिए ये मामला। अगर पार्लियामेंट जो है जनरल परवेज मुशर्रफ के गैर आईनी इकदामात को इंडेमनिटी दे सकती है, तो फिर अगर मुकर्ररा मुद्दत के बाद अगर कोई इलेक्शन हो तो क्या पार्लियामेंट उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं दे सकती अपनी कानून के जरिए? और फिर पार्लियामेंट सब कुछ अगर उसे कोई करने दे तो मैं नहीं, पार्लियामेंट को अपना इख्तियार एक्सरसाइज करना चाहिए। आपके ख्याल में ये जो कोई दे तो नहीं है, ये कोई नहीं देता मतीउल्लाह जान साहब। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को कानून और आइन के तहत आजाद खुद मुख्तार इदारा चीफ जस्टिस लंबी तकरीर झाड़ते हैं, फिर आगे से कहते हैं कि अगर इलेक्शन डिले करने तो तुम हमारे पास लेके आते डिक्लेरेशन के लिए। तो जो पार्लियामेंट का लीडर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, क्या उसमें इतनी जान है कि वो खड़ा हो जाए अपनी टांगों पे? ये मुझे नहीं पता, मैं तो ये आपको नहीं पता? देखिए मैं मतीला जान साहब इनसे तो अच्छा फिर वो चीफ जस्टिस है जो खड़ा तो है ना अपनी टांगों पे, फिर चाहे गलत है सही जो भी है लेकिन टांगों पे तो खड़ा है ना। नहीं मतीउल्लाह जान साहब, बात ये नहीं है, देखें सियासत और चीज है और चीफ जस्टिस ही और चीज है। अच्छा हाँ, चीफ जस्टिस को हटाना मुश्किल है, वज़ीर आज़म को हटाना आसान है और बात पे आगे गुजारना है, टाइम गुजारना होता है। पर मेरे ख्याल में आप मामले को आगे लेके वैसे एक मामले पे मैं बताऊं, मुझे ये समझ नहीं आई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की मैं ट्वीट देख रहा था कि वो काजी फाइजा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू का फैसला वापस लेने का फैसला कर लिया। इस मौके के ऊपर ये मुझे नहीं समझ आती कि कौन इनको एडवाइस करता है कि भाईजान आप इस किस्म की जो है वो ऐसी ही मैं बताऊं क्या हुआ होगा, हरकत करें कि जिससे आप जो है ना, बताऊं क्या हुआ, आप खुद तो हो ही रहे कंट्रोवर्शियल, किसी और को भी कंट्रोवर्शियल। मैं बताऊं क्या हुआ है। शहबाज शरीफ साहब के पास कोई गए होंगे लॉ मिनिस्टर साहब कि जनाब ये क्यूरेटिव रिव्यू जो है ना, ये एक बहुत बड़ी सड़क बनी है, इसके ऊपर अपने नाम की तख्ती लगानी है, ये हम वापस लेंगे, शहबाज शरीफ अपनी नाम की तख्ती लगाएं। शहबाज शरीफ साहब को पता ही नहीं क्यूरेटिव रिव्यू क्या है, उन्हें क्या पता है इसके साथ काजी फाइजा का क्या ताल्लुक रहा है, ये किस मामले में था। और उस पे अदालत जो है वो रेफरेंस क्वैश कर चुकी भी है और उस पे जैसे कोई कानूनी हैसियत आपको पता है एक और क्यूरेटिव रिव्यू सीडीए के उसमें केस के अंदर आया था, जस्टिस मंसूर अली शाह बैठे हुए थे सामने, तो उन्होंने कहा कि जी ये क्यूरेटिव रिव्यू, उन्होंने कहा ये कौन सी जुरिस्डिक्शन, उन्होंने कहा इंडिया की, तो उन्होंने कहा फिर इंडिया ले जाओ, इंडिया चले जी। हम भी शॉर्ट ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। पेशावर हाई कोर्ट में आपने सुना होगा ना कि एक दिन का चीफ जस्टिस, एक दिन का आईजी, जो आमतौर पे स्पेशल बच्चों को बनाया जाता है, मगर यहाँ पे एक दिन का चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट में बनना जा रहा है। और उसकी वजह क्या है, उसके ज़िम्मेदार कौन है, क्या वजह है कि वो एक दिन का चीफ जस्टिस उसको सुप्रीम कोर्ट नहीं लाया जा सका और उसको मज़ीद 3 साल तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज रह सकते थे। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार भी वही है जिसके बारे में शायद हम अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, लेकिन वो कौन है एक वक्फे के बाद आपको बताते हैं। अब हम बात करेंगे हाई कोर्ट के जजों की और ख़ास तौर पे उनकी सुप्रीम कोर्ट में जब तरक्की हो जाती है तो उनको क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़ायदा होता है। हाई कोर्ट का जज 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाता है और अगर उससे पहले उनको सुप्रीम कोर्ट बुला लिया जाए तो फिर वो 65 साल की उम्र तक यानी 3 साल मज़ीद सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे काम कर सकते हैं। हर हाई कोर्ट जज की ये ख्वाहिश होती है कि उनको सुप्रीम कोर्ट में तरक्की मिल जाए, मासवाए उन चंद चीफ जस्टिस साहिबान के
जो ये चाहते हैं कि वो हमेशा SHO ही रहें और IG के ओहदे तक कभी ना पहुँचे। बहरहाल इस दफ़ा सुप्रीम जुडिशल जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, JCP, जो कि हाई कोर्ट में जजों की तैनाती करता है और फिर हाई कोर्ट से उनको सुप्रीम कोर्ट लाने का फैसला करता है, जिसके सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल फ़िलहाल कर रहे हैं, उसका काफ़ी अरसे से इजलास ही नहीं हुआ। और ये इजलास ना होने की वजह से पेशावर हाई कोर्ट में 3 जजेस ऐसे हैं कि जिनका मुस्तकबिल जो है वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो गया है, और अगर ये इजलास हो जाता तो शायद इन 3 जजों का मुस्तकबिल कुछ और होता। हुआ कुछ यूँ है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस कैसर रशीद आज रिटायर हो गए हैं और उनको अलविदाई रेफरेंस भी दे दिया गया है। अगर जुडिशल काउंसिल का इजलास हो जाता, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बुला लेते, तो इसका इम्कान था कि वो सीनियर 3 जजों में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस में दूसरे नंबर पे हैं और वो ऊपर भी लाए जा सकते थे। वो नहीं हुआ इजलास। फिर इनके रिटायर होने के बाद आज कल जो है वो जस्टिस रूहुल अमीन खान उनकी जगह बतौर सीनियर 3 जज पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस का ओहदा संभालेंगे, मगर वो भी कायम मकाम चीफ जस्टिस होंगे और वो भी 1 दिन के लिए, क्योंकि कल जस्टिस रूहुल अमीन खान भी 62 साल के हो जाएंगे। और अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास हुआ होता तो इस बात का इम्कान था कि जस्टिस कैसर रशीद खान के साथ या वो नहीं तो जस्टिस रूहुल अमीन जो हैं वो मज़ीद 3 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। तो यूँ अब जस्टिस रूहुल अमीन खान तारीख में, हाई कोर्ट की तारीख में सिर्फ 1 दिन के चीफ जस्टिस के तौर पे याद रखे जाएंगे। कल जब जस्टिस रूहुल अमीन खान रिटायर होंगे तो करीम सदी के साथ जस्टिस मुसर्रत हलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून जज होंगी और वो भी अगस्त में रिटायर हो जाएंगी। 4 महीने और 8 दिन के बाद वो भी अगस्त में रिटायर हो रही हैं और अगस्त तक भी नहीं लगता कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इजलास चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बुलाएं। उसकी वजह यही है कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन ये 2 जज हैं जो कि मुख्तलिफ फ़ैसले इत्तफाक से करते हैं, मगर जितने दूसरे मेंबरान हैं वो सब के सब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस जो हैं वो जो मंसूर अली ख़ान हैं और जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, ये 3 जज जो लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, बार कौंसिल के जो नुमाइंदे हैं और रिटायर्ड जुडिशल कमीशन में तो ये 7-9 की अक्सरियत है इस वक्त जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो है उस साइड पे, या अगर वो लोग जो इस वजह से सीनियरिटी प्रिंसिपल को एडहेयर किया जाए तो ये आपके ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जुडिशल कमीशन का इजलास जो नहीं बुलाया उन्होंने, तो इसमें नुकसान किसका हुआ? क्या इन 3 जजों का हुआ या सुप्रीम कोर्ट का हुआ या इदारे का हुआ? तो इस किस्म की मैनिपुलेशन भी होती है, इजलास ही ना बुलाएं, सीनियर बंदा रिटायर हो जाए। देखिए मतीउल्लाह जान साहब, यही वही बातें हैं। देखें कभी आप जो है अगर 3-4 का आपके मुखालिफ ऑर्डर है, आप ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो जारी नहीं करते। फिर अगर जुडिशल कमीशन के अंदर आपके नाम मुस्तरद हो जाते हैं, आपको याद है 5 और फिर जिसकी ऑडियो भी आई थी, तो उसके बाद जो है वो फिर दोबारा चलो 3 जज साहिबान लग गए। अब ये 2 जज साहिबान इसलिए नहीं लग सकते क्योंकि ये तब्दीली हो गई। अब इजलास बुलाने का अख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास है, तो मिनट्स लिखने का अख्तियार भी चीफ जस्टिस के पास है। जहां पे ये 184(3) के हवाले से कानून साजी की जा रही थी, वहीं पे ये जुडिशल कमीशन के हवाले से जो चीफ जस्टिस का अख्तियार, जैसे मैंने पहले कहा, उसके अंदर भी करते ताकि ये 3 जजेस के पास जाता। देखें शख्सियात अहम नहीं होती हैं, इदारे जो है वो चलने होते हैं और इदारे जो है वो किसी की मोहब्बत और नफरत के अंदर नहीं चला करते हैं, वो आइन और कानून के ऊपर चला करते हैं। तो तभी जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो ये अपने बाइसेस को ख़त्म करके मैंने किस को पिक एंड चूज का इख्तियार, देखें एलिवेशन के अंदर भी चीफ जस्टिस का पिक एंड चूज का इख्तियार, बेंचेस की बनाने के अंदर भी पिक एंड चूज का इख्तियार, नॉमिनेट करने के अंदर पिक एंड चूज का इख्तियार। मैं यही कहता, इतना ताकतवर एक चीफ जस्टिस को बना दिया। अभी सिर्फ यही नहीं है मतीउल्लाह जान साहब, एक और भी तब्दीली हो गई है जस्टिस कैसर रशीद के रिटायर होने के बाद जो है, और वो होती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक तब्दीली हो गई है। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की भी एक हैत तब्दील हो जाएगी, जहां पे अमीर भट्टी साहब लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आ जाएंगे जस्टिस अहमद अली शेख के साथ। माशाल्लाह, ठीक है ना। तो एनीवेज वो फिर किसी वक्त उसके ऊपर इस तब्दीली की अहमियत क्यों हम कह रहे हैं वो एक बात में होगी।
सो ये मैं तो फिर एक दफा रिपीट करूंगा, इवन कि पार्लियामेंट को सीनियर मोस्ट जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट बनाने का जो कानून है ना, इसको ऊपर भी इसको भी रिविजिट करना चाहिए मतीला जहां साहब। अच्छा, क्योंकि जब ये चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने के लिए 10 साल पहले पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, इसलिए ये पिक एंड चूज होता है। और डेट ऑफ बर्थ से सियासत शुरू हो जाती है। यस, कि किस तारीख में ऊपर लाएंगे तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी कब बनेगा। हाँ, और उस वक्त क्या सोचते हैं। अच्छा, करीम सिद्दीकी साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जस्टिस वकार सेठ, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, वो सीनियर तरीन जज थे। उनको जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस गुलजार के दौर में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आना था, उनको नहीं लाया गया। और ये वो तारीख भी दायर की, और पिटीशनें भी दायर की, पड़ी भी हैं अभी भी, और पिटीशनें सुनी नहीं गई, उनकी लगाई नहीं गई गुलजार डॉक्ट्रिन के तहत। तो जो पेशावर हाईकोर्ट के चीफ, पेशावर हाईकोर्ट से पहले भी बड़ा जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, हमेशा छोटे सूबों से, हमेशा छोटे सूबों से हो रहे हैं। बलूचिस्तान से अब आप देखेंगे मौजूदा हाईकोर्ट के अंदर पंजाब से कितने जज साहिबान हैं, सारे जज इधर से ही लेके आएंगे आप। फिर आप ये देखें कि फिर उसके बाद जो है वो टाइमिंग क्या होती है अपॉइंटमेंट्स की। तो मैं वही कह रहा हूं कि मैं नहीं और बहुत सारी चीजें ऐसी कहना चाहता कि जिससे आप मजीद हमें भी बुरा लगता है कि इस तरह का कोई बायस जो है वो एक इतने बड़े इदारे के अंदर देखें। जहां आपने मिसाल के तौर पे अगर पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है, वहां से एक खातून जज को जूनियर पोजीशन से ऊपर ले आए, और जहां पे जस्टिस मुसर्रत हलाली ये चीफ जस्टिस बनेंगी पेशावर हाई कोर्ट की, और ये सीनियर तरीन होते हुए भी इनका कभी कोई चांस नहीं बनेगा शायद कि ये वो ऊपर भी आ सके। अब ये देखें ना, क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास नहीं बुलाया जाएगा। देखें, वो तो है कि किसी लॉयर को भी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बनाया जा सकता है, और आपको पता नहीं, आपको आपके इल्म में एक बात है कि एक जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन साहब, बिल्कुल हुए थे, ठीक है ना, रिटायर हो गए थे। उनको वकील के कोटे के ऊपर जो है ना वो पहली अपॉइंटमेंट है 70 साल के जुडिशल कमीशन की, के बतौर वकील के तौर पर सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, इनको एक्टिंग चीफ जस्टिस क्यों कहा जाता है बाय द वे? ये जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस, तो ना तो आइन में इसके लफ्ज का जिक्र है कहीं, और जुडिशल कमीशन को किसने अख्तियार दिया है कि वो नोटिफाई करेगा तो चीफ जस्टिस लगे? वो तो आइन में है कि सीनियर तरीन बंदा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है। तो ये एक्टिंग का क्या है? ये देखें, एक्टिंग तो उसी सूरत में होती है कि कोई हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट के कोई बाहर चला जाए तो वो मुल्क से बाहर चले जाए तो फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस होता है। लेकिन मतलब जहां साहब यही ना, हम इधर जो है वो इतने ज्यादा बनते बिगड़ते बेंचों की सियासत के अंदर इतने ज्यादा हम उलझ गए, और फिर उसके पीछे हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या था कि 2 जज, क्योंकि कैसर रशीद साहब का नाम भी आया था, प्रपोज हुआ था 2 दफा, ठीक है ना, बिल्कुल उनको जज नहीं बनाया गया। हाँ। तो फिर उसके बाद जो है आपने कहा कि उसको भी नहीं लाना तो उसको भी नहीं लाना, तो दोनों रिटायर हो जाएं, इसलिए मैं जुडिशल कमीशन की मीटिंग नहीं बुलाता हूं। ये भी नेग्लिजेंस नहीं है आपकी ड्यूटीज के अंदर कि एक हाई कोर्ट जो है वो उसके अंदर चीफ जस्टिस नहीं होगा, क्योंकि आइन के अंदर अब ये है कि जुडिशल कमीशन मंजूरी देता है, पार्लियामेंट्री कमेटी जो है उसके बाद ओवरसाइट के बाद उसकी मंजूरी देती है, फिर उसका नोटिफिकेशन जारी होता है। तो आप देखें ना, आप फराइज गफलत मुजरिमाना के मुर्तकिब हो रहे हैं। जुडिशल कमीशन बनाया गया था 18वीं तरमीम में कि एडहॉकिज्म को खत्म करना है, और इस जुडिशल कमिशन ने आते ही हाई कोर्ट्स में एडहॉक जजेस, एडिशनल जजेस के नाम पे लगाने शुरू किया। साहब, आपका एडिशनल जज का कोई नाम नहीं है, एडिशनल जज का कोई नाम नहीं है, कोई आइन में एडिशनल हाई कोर्ट जज की है ही नहीं है, और इन्होंने नई इख्तिरा निकाल ली है। ट्रायल बेस पे जज रखो, मतलब मर्जी के मुताबिक, मतलब ये कि प्राइम मिनिस्टर से पावर्स लेके चीफ जस्टिस में आप उसको कंसंट्रेट कर दें। प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं काबीना से पूछ के फैसले करें, और चीफ जस्टिस को कहते हैं नहीं जी ये सब कुछ यही है और यही सोल प्रोपराइटर और मास्टर ऑफ द रोस्टर। तो फिर इस तरह के फिर मतीउल्लाह जहां साहब, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की वही 3-4 की जजमेंट की तरफ जाना पड़ता है, जिसमें वो कहते हैं कि कैप्रीस एंड कन्वीनियंस पे नहीं होनी चाहिए चीजें, ठीक है ना, whims and wishes, अपने मतलब बदलते मूड या उसके ऊपर अपनी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं चलाई जाती सुप्रीम कोर्ट। ये आइन और कानून के तहत चलती है, और अगर ख्वाहिश के तहत चलाई जाए तो ऐसी सुप्रीम कोर्ट इंपीरियल सुप्रीम कोर्ट बन जाती है, शाही सुप्रीम कोर्ट बन जाती है।
जिसका नुकसान होता है फौरी भी, और फिर बाद में ये कि आवाम, देखिए अदलिया का परसेप्शन ये है कि आवाम उसके ऊपर एतमाद करते हैं कि यहाँ से मुझे सहूलत मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ये इंसाफ का पाकीज़ा घर है, ये इंसाफ का मंदिर है, टेम्पल ऑफ जस्टिस है, और अगर यहाँ भी ना मिले तो फिर और उसके ऊपर एतमाद ही ना हो। एतमाद। बहुत शुक्रिया करीम सदीकी। और अब इम्तिहान शायद अब सियासतदानों का या किसी वज़ीर आज़म का नहीं, इम्तिहान अब हमारी आला तरीन अदालत के बुलंद तरीन मरतबे पे फायज़ मुनसिफ़ों का और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है कि वो कितनी फ़राख दिली दिखाते हैं और किस तरीके से अपने अख्तियारात को मुनसिफ़ाना तौर पर तकसीम करते हैं। सहाफ़ी प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।